हाय फ्रेंड्स, मैं श्रेया। और आज हम पिछले टॉपिक से आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने महापाषाण काल तक पढ़ा था, तो आज हम लोगों को देखना है कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इस काल में तांबे एवं पत्थरों के औजार अत्यधिक मात्रा में मिले हैं, जिस कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तकनीक की दृष्टि से यह काल हड़प्पा से पिछड़ा हुआ था, जबकि आयु में यह हड़प्पा के बाद का था। ठीक है। और तकनीक की दृष्टि से यह काल हड़प्पा से पिछड़ा था का इसका मतलब ये हुआ कि तकनीकी रूप से हम लोग हड़प्पा के बाद हम लोग इसको खोज किए हैं, लेकिन अगर एज में देखा जाए तो ये हड़प्पा काल के बाद का है। ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि इस काल के लोग बेर एवं खजूर की खेती करते थे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण काल में किस चीज़ की खेती होती थी, तो बेर और खजूर की। ठीक है। ताम्र के औजार के साथ साथ ये लोग छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाते थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस काल के लोग कैसे बर्तन बनाते थे, तो काले और लाल रंग के बर्तन बनाते थे। ठीक है। मानव विकास का क्रम, मानव विकास का क्रम कैसे है, तो मानव का प्रत्यक्ष प्रमाण केवल उसके जीवाश्म द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ से अब तक के प्राइमेट को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। पहला है वानरीय और दूसरा है अवानरीय। मानव के विकास के क्रम में 3 वंश शामिल हैं: बंदर वंश, कपि वंश और मानव वंश। अब देखते हैं कि बंदर वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आज से 4 करोड़ वर्ष ईस्वी पूर्व इयोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। और इन्हें आदि बंदर भी कहा गया है। यह वंश ही मानवों का पूर्वज था। मानव का पूर्वज किस वंश को कहा जाता है, तो बंदर वंश को। ठीक है। और इनके जीवाश्म ओलिगोसीन काल के चट्टानों से प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें ओलिगोसीन काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि कपि वंश, तो ये ओलिगोसीन बंदरों के ही वंशज थे, जो 3 करोड़ ईस्वी पूर्व इससे अलग हुए थे। और अब सबसे आखिर में आता है कि मानव वंश। तो मायोसीन युग के अंतिम चरण में जंगलों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, परंतु आगे चलकर इन जंगलों का स्थान घास के मैदानों ने ले लिया था। पेड़ न होने के कारण ये मैदानों पर रहने को विवश हुए और तेज दौड़ना और शिकार करना इनके लिए आवश्यक हो गया। यही कारण है कि वे 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगे और इस तरह से मानवों के पूर्वजों का उदय हुआ। अब आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, या फिर मेरे बताने के बाद से आप लोग भूल जाएं। मानव की प्रवृत्ति होती है भूलना, तो इसकी वजह से मैंने इसको पहले ही नोट डाउन करके रखा है, जिसकी वजह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर हम मानवों के पूर्वजों का अध्ययन किस प्रकार कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। एक है कि रामापिथिकस, जिसको कीनिया पिथिकस भी कहते हैं। तो भारत की शिवालिक तथा अफ्रीका एवं चीन की चट्टानों से 1.4 से 1.2 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनमें मानवों की तरह चंद्राकार दांत, छोटे जबड़े तथा चेहरा सीधा होता था। इन्हें मानव वंश का पूर्वज भी कहा गया है। और अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका के तवांग घाटी के निकट 36 से 32 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनके दांत का आकार, शारीरिक कद तथा भार आधुनिक मानव के से काफ़ी मिलता जुलता है। और इतिहासकार चार्ल्स रेमंड डॉट इन्हें पहला आदि मानव भी कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहला आदि मानव किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस को। ठीक है। अब है कि इनके जीवाश्म के पास से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये हथियार के रूप में छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अब देखते हैं कि पैंथ्रोपस, और जिसको जिंजीथ्रोपस भी कहते हैं,
अफ्रीका में जावा के चट्टानों से 18 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मानव के ये पूर्वज भारी भरकम शरीर वाले आज के गोरिल्ला के समान होते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि लूसी। तो इथियोपिया के चट्टानों में अमेरिकी वैज्ञानिक डी जोहानसन को 30 लाख ईस्वी पूर्व में मानव का पूरा कंकाल मिला। चूँकि यह कंकाल किसी महिला का था, इसलिए इसका नाम लूसी रख दिया गया। अब है कि प्रागैतिहासिक मानव। इसके क्रम में बहुत सारी अन्य जातियां भी विकसित हुईं, जो कुछ समय रहकर विलुप्त हो गईं। इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक मानव भी कहते हैं। और इसमें से कुछ प्रमुख जातियां भी हैं, जिसको हम लोग देख ही सकते हैं। दूसरा है होमो हीडलबर्गेसिस और एक है होमो इरेक्टस। तो होमो हैबिलस क्या है? तो इस मानव जाति की उत्पत्ति 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोन में हुई थी। इसके जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं और इनका शरीर 1.2 से 1.4 मीटर के लगभग होता था तथा वजन 40 से 50 केजी होता था। यह सर्वहारी होता था और 2 पैरों पर सीधे खड़ा होकर चलता था। सर्वहारी मतलब। अब है कि होमो हीडलबर्गेसिस क्या है? तो इस मानव का जीवाश्म जर्मनी के हीडलबर्ग स्थान से मिला है, जिसकी आयु 10 लाख ईस्वी पूर्व पाई गई है। इनके जबड़े काफ़ी बड़े होते थे, परंतु दांत आज के आधुनिक मानवों के समान होते थे। यह मानव कुछ दिनों तक विकसित होकर अचानक विलुप्त हो गए थे। होमो इरेक्टस क्या है? तो इतिहासकार यूजिन डुबाय को अफ्रीका के मध्य जावा में प्लीस्टोसिन युग की 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टानों में इस मानव के जीवाश्म मिले और इसे सीधा खड़ा होकर चलने वाला जावा मानव कहा गया। इसका कद 170 सेंटीमीटर तथा भार 70 किलोग्राम में आसपास होता था और ये सर्वहारी थे और गुफाओं में रहते थे। भोजन बनाने तथा शिकार को घेर कर मारने के लिए ये आग का प्रयोग करते थे। अगर किसी शिकार करना होता था तो उसके लिए भी ये आग का प्रयोग करते थे और भोजन बनाने के लिए भी ये लोग आग का प्रयोग करते थे। होमो इरेक्टस पेकिसिस चीन के पेकिंग के पास मिले ये जीवाश्म लगभग 6 लाख वर्ष पुराने हैं और इसके लक्षण जावा मानव के समान थे, किंतु इसका कद उनसे छोटा था। ये पत्थर के नुकीले हथियार बनाते थे और समूह बनाकर गुफाओं में रहते थे। और होमो सेपियंस क्या है? तो होमो सेपियंस मानव आधुनिक मानव है। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहते हैं। इस प्रकार के मानव की विभिन्न जातियों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ और ये पूरे संसार में फैल गए। इनकी कुछ जातियां हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक है कि होमो सेपियंस निएंडरथल मानव। तो यह प्रजाति 1.5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में विकसित हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप और एशिया में फैल गई और लगभग 35,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई। इसके प्रथम जीवाश्म जर्मनी के निएंडरथल घाटी से मिले हैं और बाद में ऐसे ही जीवाश्म विश्व के अन्य देशों से भी मिले हुए हैं। इस मानव की यह विशेषता थी कि ये थोड़ा बहुत बोल सकते थे। यह मानव श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक जीवन, धर्म तथा संस्कृति की स्थापना किए। ये लोग समूहों में शिकार करते थे, चकमक पत्थर के हथियार बनाते थे, जानवरों की खाल पहनते थे, रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाते थे तथा मरे हुए लोगों को विधिवत दफनाते थे। कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर कुछ गलती हुई हो तो वो भी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अब है कि होमो सेपियंस फोसिलिस, जिसको क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं, लगभग 1 लाख वर्ष तक विकास करने के बाद निएंडरथल मानव का विलोप हो गया तथा एक नई प्रजाति का विकास हुआ जिसे होमो सेपियंस इस मानव के जीवन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि होमो सेपियंस फोसिल्स। तो होमो सेपियंस फोसिल्स को क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। लगभग 1 लाख वर्ष तक विकास करने के बाद निएंडरथल मानव का विलोप हो गया तथा एक नई प्रजाति का विकास हुआ जिसे होमो सेपियंस फोसिल्स मानव का नाम दिया गया।
और इस मानव के जीवाश्म फ्रांस के क्रो-मैग्नन नामक पहाड़ी की चट्टानों से मिले हैं, इसलिए इसे क्रो-मैग्नन मानव भी कहा जाता है। इस मानव का कद 180 सेंटीमीटर, ललाट चौड़ा तथा जबड़े काफ़ी मजबूत होते थे। ये तेज़ दौड़ तथा चल सकते थे। ये मानव काफ़ी बुद्धिमान होते थे और परिवार बनाकर एक साथ रहते थे। ये लोग सुंदर हथियारों के साथ साथ सुंदर आभूषण भी बनाते थे।